Assalamu alaikum dear students, welcome back to my YouTube channel. As I promised in the earlier video, today we are going to discuss about ninth chemistry. So far as ninth chemistry is concerned, it had been bifurcated into two parts. Number first, term first. Term first में दो units है. Matter in our surroundings is matter around us pure. तो term second में दो units है, atoms and molecules and structure of atom. So today we are going to start term second. And the first unit is atoms and molecules. Now, before this term first में आप लोगों ने पढ़ा होगा या मैंने भी पढ़ा है जहां पे मैं पढ़ाता था जो टर्म फर्स्ट में दो यूनिट्स है तो जो ये नाइन्थ की पूरी केमिस्ट्री है इट रिवॉल्व्स अराउंड ए सिंगल वर्ड दैट इज मैटर. तो ये नाइन्थ की जो पूरी केमिस्ट्री है इस वर्ड के अराउंड रिवॉल्व करती है और इस वर्ड का नाम है मैटर. व्हाट इज मैटर? ये हमने पढ़ा होगा एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव मास इज कॉल्ड मैटर. या इन ब्रॉडर सेंस एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव मास एंड कैन बी फेल्ट बाय आवर सेंसेस. बट इन जनरल टर्मिनोलॉजी anything which occupies space and have mass is called matter. Now, what does matter consist of? Matter किस चीज का बना हुआ है? ये जो मैटर है ये किस चीज का बना हुआ है, ये किस चीज का कंपोज हुआ है? तो इसके लिए हम एक एनालॉजी लेंगे, एक एग्जांपल लेंगे. फॉर एग्जांपल आउट ऑफ क्यूरियोसिटी अगर हम बात करें, अगर हम क्यूरियोसिटी की बात करें, अगर मैं फॉर एग्जांपल आपको एक एग्जांपल दूंगा कि मेरे पास ये मार्कर है, ये मार्कर लिखता कैसे है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम इसको खोल के देखते हैं. ओ इसके अंदर निब है, इस टिप की वजह से ये लिखता है. सो इसी तरह अगर मैं अपने बचपन की बात करूं, ये एनालॉजी में हमेशा देता हूं जब भी मैं क्लास में जहां कहीं भी मैं पढ़ाता हूं कि अगर हम एक रेडियो लेते हैं, बचपन में जब हम रेडियो देखते थे तो रेडियो से न्यूज आती थी, आवाज आती थी, तो हमारे अंदर क्यूरियोसिटी होती थी कि ये चीज कैसे बोलती है. तो उसके लिए हम क्या करते थे, हम रेडियो को क्या करते थे, तोड़ते थे, खोल देते थे, उसके अंदर स्पीकर होता था. सो हमें पता चल जाता था कि इस स्पीकर की वजह से ये आवाज कर रहा है. सो दैट मीन्स अगर अब मुझे पता करना है कि कोई चीज किस चीज की बनी हुई है, उसके लिए मैं क्या करता हूं, हम अपनी जनरल क्यूरियोसिटी की बात करने, जनरल लेमैन लैंग्वेज में बात करेंगे. तो अगर हमें पता करना है कि कोई चीज किस चीज की बनी हुई है, उसके लिए हम क्या काम करते हैं, उस चीज को हम तोड़ते हैं. तो जब हम तोड़ते हैं तो हमें पता चल जाता है कि अंदर से किस चीज का बना हुआ है. सो सिंपली अगर हमें पता करना है कि कोई चीज किसकी बनी हुई है, हम उस चीज को तोड़ेंगे. तो ना तोड़ने का एक पैटर्न है, एक तरीका है. मेरे पास एक स्टिक है, मैं एक स्टिक को तोड़ूंगा, ब्रेक डाउन करूंगा, उसके दो हिस्से हो जाएंगे, फिर मैं उसके और दो करूंगा, फिर मैं और दो हिस्से करूंगा, और दो हिस्से करूंगा, तो फिर एक लास्ट पे एक छोटा सा हिस्सा बच जाएगा. अगर मैं उस छड़ी को, छोटे से हिस्सों को तोड़ने की कोशिश करता हूं, मैं तोड़ नहीं पाता, तो उस छोटे से हिस्से को मैं ब्रेक डाउन नहीं कर पाता हूं. इसी तरह मैं कोई फॉर एग्जांपल कोई बड़ी सी बॉल लाऊंगा, मैं उस बॉल को तोड़ूंगा, मुझे देखना है ये बॉल किस चीज की बनी हुई है, ये किस चीज की कंपोज हुई है. उसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं इस बॉल को तोड़ूंगा. तो जब मैं उस बॉल को तोड़ता हूं तो मैं इसको दो हिस्से, फिर चार हिस्से, फिर 8 हिस्से, फिर 16 हिस्से, सो ऑन. तो जब मैं फाइनल पहुंचता हूं तो एक छोटा सा हिस्सा बचता है, तो मैं उस हिस्से को उठा के बोलता ओ तो इस चीज का ये बना हुआ था. इसी तरह अगर मैं एक स्टिक को लाऊंगा, इसको तोड़ूंगा, दो हिस्से, फिर 4 हिस्से, फिर एक छोटा सा हिस्सा बचेगा, मैं उसको तोड़ने की कोशिश करूंगा, वो नहीं टूटेगा, तो मैं क्या करूंगा, फिर ओ दैट मीन्स इस छोटे के हिस्से को मिला के ये बड़ी सी छड़ी बनी हुई है. इसी तरह उस बॉल की एग्जांपल है, उस छोटे से पीस को जोड़ के ये बड़ी बॉल बनी हुई है. दैट मीन्स अगर हमें किसी चीज का पता करना हो, ये किसका बना हुआ है, हम उसको तोड़ते हैं, तब तक तोड़ते हैं जब तक वो अनब्रेकेबल ना हो जाए. इसी तरह अगर मुझे पता करना है मैटर किस चीज का बना हुआ है, तो मैं इस मैटर को ब्रेक डाउन करूंगा. जब मैं इसको तोड़ते जाऊंगा, एक पॉइंट ऐसा आएगा कि उस चीज को छोटा सा हिस्सा बचेगा, स्मॉलेस्ट पार्टिकल बचेगा. तो जो ये स्मॉलेस्ट पार्टिकल बचा, अगर मैं फिर इसको तोड़ने की कोशिश करूंगा, ये नहीं टूटेगा. फिर मैं उस छोटे से हिस्से को हाथ में उठा के बोलूंगा ओ तो इन छोटे से हिस्सों को मिला के ये बड़ा मैटर बना हुआ है. तो इसी तरह दैट मीन्स जब मैंने इस मैटर को ब्रेक डाउन किया तो मैं एक स्टेज पे पहुंचा, एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल बचा, मैंने उसको तोड़ने की कोशिश की, वो नहीं टूटा, तो इसी स्मॉलेस्ट पार्टिकल को मिला के एक मैटर बनता है. जिस तरह ब्रिक्स मिला के एक बड़ी दीवार बनती है, इसी तरह इन छोटे पार्टिकल्स को जिसको मैं तोड़ नहीं पाता हूं, जो अनब्रेकेबल है, अनडिविजिबल है, अनकटेबल है, इन पीसेस को मिला के एक बड़ा सा मैटर बनता है. नाउ इसके बारे में, ये स्मॉलेस्ट पार्टिकल है जो अनब्रेकेबल है, जो टूट नहीं पाता, ये जिनका ये मैटर बना हुआ है, इस स्मॉलेस्ट पार्टिकल को क्या बोलेंगे,
इसके लिए बहुत सारी थियरीज थी। एक इंडियन फिलोसोफर था, उसका नाम था महर्षि कनंद। उसने क्या बोला, इफ आई रिमेम्बर 500 BC की ये बात है, बिफोर क्राइस्ट। महर्षि कनंद ने बोला ये जो मैटर है ये इन स्मॉलेस्ट पार्टिकल का बना हुआ है। इन पार्टिकल्स को हम क्या बोलते हैं, पदार्थ। तो इस स्मॉलेस्ट पार्टिकल का नाम महर्षि कनंद ने क्या रखा, पदार्थ। उसके बाद इसी दौरान एक ग्रीक फिलोसोफर था, ग्रीक के 2 फिलोसोफर थे इवन, डेमोक्रिटस एंड ल्यूकिपस। तो मैं एक का नाम यहां पे लिखूंगा। तो डेमोक्रिटस एंड ल्यूकिपस 2 ग्रीक फिलोसोफर्स थे। उन्होंने क्या बोला, ये जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, जो अनडिविजिबल है, जो अनकटेबल है, अनब्रेकेबल है, तो इसका नाम उन्होंने क्या रखा, एटम। एटम ग्रीक लैंग्वेज में जो अनकटेबल होता है, अनकटेबल चीज को एटम बोलते हैं। तो उन्होंने इस स्मॉलेस्ट पार्टिकल का, जिसको हम तोड़ नहीं पाते, जिससे मैटर बना था, उसका नाम इन्होंने क्या रखा, एटम। नाउ इट्स क्रिस्टल क्लियर, मैटर किस चीज का बना हुआ है, एटम्स का। सो हमें पता चल गया जो मैटर है ये किसका बना हुआ है, एटम्स का। अब एटम क्या है, एटम इज अ स्मॉलेस्ट पार्टिकल which cannot be divided, which cannot be divided, which cannot be broken, which cannot be cutted. Simple. Atom is a smallest particle of matter which cannot be divided further. जिसको आगे हम तोड़ नहीं पाते, मैटर का सबसे छोटा है उसका, जिसको हम तोड़ नहीं पाते, उसको एटम बोलते हैं। ये तो कन्वेंशनल ट्रेडिशनल डेफिनेशन है जो हम पढ़ते आ रहे हैं, और टर्म फर्स्ट में भी हमने ये पढ़ी। नो डाउट दिस डेफिनेशन इज करेक्ट, बट इन न्यूअर वर्जन, इन मॉडर्न केमिस्ट्री, अगर हम बात करें, एटम्स भी 2 किस्म के होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास एक एटम है ऑक्सीजन का। अगर मैं देखूं ये ऑक्सीजन का एटम फ्रीली एग्जिस्ट होता ही नहीं। ऑक्सीजन एटम एज एन एटम एग्जिस्ट होता ही नहीं। एज एन एटम इसको नेसेंट ऑक्सीजन बोलते हैं। नेसेंट ऑक्सीजन ये एग्जिस्ट होता ही नहीं। तो हाँ, होता है जब हम ओजोन फॉर्मेशन करते हैं, तो यहाँ पे ये बनता होता है एग्जिस्ट, मगर ये ब्लिंक ऑफ ए सेकेंड के लिए एग्जिस्ट होता है। अदरवाइज एटम ऑक्सीजन का एटम एग्जिस्ट नहीं होता। इसी तरह हाइड्रोजन, अब क्या होता है, अगर ये एग्जिस्ट नहीं होता है तो ये दूसरे एटम के साथ मिलकर O2 बनाता है। अब हमेशा O2 एटम देखोगे, O एटम नहीं देखोगे। H2 देखोगे, H का एटम एग्जिस्ट होता ही नहीं। ये 2 एटम मिलके एग्जिस्ट होता है, कंबाइन करके एग्जिस्ट होता है। फ्रीली अकेला एग्जिस्ट नहीं होता, कंबाइन करके मिलके एग्जिस्ट होते हैं। हाँ ना, हमारे पास कुछ एटम्स ऐसे जैसे हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन, ऑर्गेनिसन। ये कुछ ऐसे एटम्स हैं जो फ्रीली अकेले एग्जिस्ट होते हैं। ये जो बाकी एटम्स हैं ये फ्री स्टेट में एग्जिस्ट नहीं होते, ये कंबाइन करके एग्जिस्ट होते हैं। नाउ व्हाट इज द लेटेस्ट डेफिनेशन, एटम मे और मे नॉट एग्जिस्ट फ्रीली इन नेचर। तो हमें क्या पता चला, एटम मे और मे नॉट एग्जिस्ट फ्रीली इन नेचर। कभी कभी एटम अकेला एग्जिस्ट होता है, कभी ये अकेला एग्जिस्ट नहीं होता, कंबाइन करके एग्जिस्ट होता है। तो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस, ये हम आगे इसी यूनिट में आगे पढ़ेंगे। फिलहाल जो हम पढ़ने वाले हैं आज वो है, अगर ये मैटर एटम जो है अकेला एग्जिस्ट नहीं करता, तो दैट मीन्स सिंगल एटम जैसे जीनॉन, रेडॉन वगैरह ये अकेले एग्जिस्ट करते हैं, ये भी मिलके एक मैटर बनाएंगे। जैसे हमने अभी बोला एटम मिलके मैटर बनाते हैं। यहाँ कंबाइंड एटम्स जैसे कि H2, O2, S8, किसी टाइम ये 8 एटम मिलके एग्जिस्ट होता है, जिनको हम पॉलीएटम्स बोलते हैं। ये आप आगे पढ़ोगे इंशाल्लाह इसी यूनिट में, नेक्स्ट वीडियो में। तो ये चीजें भी मिलके मैटर बनाएंगे, ये भी मिलके मैटर बनाते, ये भी मिलके मैटर बनाते। हर एक एटम अलग अलग मैटर बनाता है, तो इनकी प्रॉपर्टीज अलग होगी, इस मैटर की प्रॉपर्टीज अलग होगी। क्योंकि इन एटम्स की प्रॉपर्टीज अलग है, तो इससे जो मैटर बनेगा उसकी प्रॉपर्टी भी अलग होगी। इन एटम्स की प्रॉपर्टीज अलग है, इससे जो मैटर बनेगा उसकी प्रॉपर्टीज भी अलग है। दैट मीन्स अलग अलग किस्म के, अलग अलग प्रॉपर्टी के, अलग अलग क्वालिटी के एटम मिलके अलग अलग प्रॉपर्टी, अलग अलग क्वालिटी के मैटर बनाते हैं। सो नाउ आगे बढ़ते हैं। Now, अगर एटम्स ने मिलके मैटर बनाया, now atoms combine to form matter. This is now crystal clear.
ना जब इन्होंने मैटर बनाया ना, अगर फॉर एग्जांपल एक और चीज हमने जो टर्म फर्स्ट में पढ़ी थी, अगर एक जैसे एटम है, फॉर एग्जांपल ओह और ओह सेम काइंड ऑफ एटम है, तो ये मिलके जो चीज बनाते हैं इसको हम बोलते हैं ऑक्सीजन एलिमेंट। यहाँ फॉर एग्जांपल हमारे पास अलग अलग किस्म के एटम है, कार्बन एंड ऑक्सीजन, जब ये मिलते हैं ये आपस में मिलके मॉलिक्यूल बनाते हैं। सो दैट मीन्स एक जैसे एटम मिलके एलिमेंट बनाते हैं, अलग अलग किस्म के एटम मिलके मॉलिक्यूल बनाते हैं, और जो पीरियोडिक टेबल पे हमें होते हैं वो सारे एलिमेंट्स हैं, क्योंकि वहां पे एक जैसे एटम मिलते हैं। जैसे ऑक्सीजन एलिमेंट है उसमें O2 ऑक्सीजन और ऑक्सीजन मिला होगा। यहाँ हमारे पास अब जो हमने अभी बताया ज़ीनॉन, रेडॉन, जो सिंगल एटम एग्जिस्ट होते हैं, ये अकेले एटम एलिमेंट बनाते हैं, क्योंकि इनको किसी के साथ मिलने की जरूरत पड़ती नहीं। वो आप आगे पढ़ोगे ऑक्टेट रूल, वैलेंसी वगैरह में। फिलहाल आप याद रखो, अगर एक जैसे एटम, सेम काइंड ऑफ एटम मिलते हैं तो ये एलिमेंट बनाते हैं, अलग अलग किस्म के एटम मिलके मॉलिक्यूल बनाते हैं ना। अगर ये एलिमेंट और मॉलिक्यूल वगैरह आपस में मिल जाए, एलिमेंट प्लस मॉलिक्यूल या एलिमेंट प्लस एलिमेंट, कुछ भी आपस में ये मिल जाए, तो ये मिलके क्या बनाते हैं? कंपाउंड। जब एलिमेंट यहाँ मॉलिक्यूल या एलिमेंट एलिमेंट मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल एलिमेंट मॉलिक्यूल कोई भी, जब ये आपस में केमिकली मिलते हैं, केमिकली मिलना मतलब केमिकल चेंज होना, एक होता है फिजिकली मिलना, वो तो अलग बात है, लेकिन हम यहाँ पे केमिकली बात करें, केमिकल रिएक्शन हो रही है, आपस में मिल जाते हैं, अपनी प्रॉपर्टी छोड़ के दूसरी प्रॉपर्टी इख्तियार कर लेते हैं। तो जब एलिमेंट और मॉलिक्यूल आपस में केमिकल रिएक्शन करते हैं, केमिकली कंबाइन होते हैं, केमिकली कंबाइन होना मतलब केमिकली मिल जाना, तो कंपाउंड बनाते हैं। नाउ क्वेश्चन इज, कंपाउंड की बात हमने की, अगर एलिमेंट या मॉलिक्यूल केमिकली कंबाइन होते, केमिकली आपस में मिल जाते हैं, तो ये कंपाउंड होते हैं, बनाते हैं। तो दैट मीन्स एलिमेंट और मॉलिक्यूल आपस में केमिकली कंपाउंड होके, केमिकली कंबाइन होके कंपाउंड बनाते हैं। तो ये केमिकली कंबाइन होके क्या बनाते हैं? कंपाउंड बनाते हैं। नाउ ये केमिकली कंबाइन होने के लिए इनके पास रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं, कुछ असूल होते हैं। ऐसे तो दो चीजें आपस में आके मिल नहीं सकते, उसके लिए कुछ रूल्स है, कुछ रेगुलेशन है, कुछ ट्रेंड्स है, पैटर्न्स है। तो जो रूल्स और रेगुलेशंस कंपाउंड केमिकली कंबाइन होने के लिए, दो एलिमेंट दो चीजों को केमिकली कंबाइन होने के लिए, कंपाउंड बनाने के लिए जो रूल्स और रेगुलेशन है, जो तरीका है, जो पैटर्न है, उन रूल्स को हम क्या बोलते हैं? लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। तो व्हाट आर लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन? दो चीजों को मिलके कंपाउंड बनाना है, केमिकली कंबाइन होना है, केमिकली मिल जाना है, कंपाउंड बनाना है। उसके लिए जो सेट ऑफ रूल्स है, जो तरीका है, पैटर्न है, रेगुलेशन है, उनको हम क्या बोलते हैं? लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। नाउ व्हाट आर लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन? So laws of chemical combination. There are two types of laws of chemical combination. First is law of conservation of mass, and second is law of constant proportion. Constant proportion और definite proportion. तो अभी बात करेंगे हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की। सो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। सो कंजर्वेशन ऑफ मास में नाम से ही पता चल जाता है कि जब मास कंजर्व होगा। तो ये जो लॉ था ये दिया था एक फेमस साइंटिस्ट ने, एंटोइन लेवाइजर, आई थिंक 1774 में। तो एंटोइन लेवाइजर की एक और इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन जो थी, जो आप आगे चल के पढ़ोगे, जो एलिमेंट्स फर्स्टली जो कंबाइन क्लासिफाई किए थे एटम्स को, पहले क्लासिफाई इसी ने किया था, मेटल्स और नॉन मेटल्स में। वो आगे चल के फिर डिस्कस हुई, वो तो आप इंशाल्लाह लेटर क्लास में पढ़ोगे। तो एंटोइन लेवाइजर ने ये दिया था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो हमें नाम से ही पता चलता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ये लॉ क्या बताता है? एंटोइन लेवाइजर ने बोला जब भी दो चीजें केमिकली कंबाइन होंगी, फॉर एग्जाम्पल H2 plus O2 gives H2O, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके वाटर बनाएंगे, ये केमिकली कंबाइन हो रही है, ये एक केमिकल रिएक्शन है। तो इस केमिकल ये हमने इंशाल्लाह हमने पढ़ा है,
आपने भी पढ़ा होगा जो भी इस वीडियो को देख रहा है, 9th के टर्म फर्स्ट के दूसरे यूनिट में मैटर इज मैटर अराउंड अस प्योर, उसमें केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज में केमिकल रिएक्शन की बात है। थोड़ा सा मैं रिकैप करता हूं। जब केमिकल रिएक्शन होती है, जो इस साइड होते हैं, लेफ्ट साइड पे जो आपस में मिलते हैं, जो आपस में केमिकल कंबाइन होते हैं, इनको हम रिएक्टेंट्स बोलते हैं। और जो चीज ये कंबाइन होके मिलके बनाते हैं, उस चीज को क्या बोलते हैं हम? प्रोडक्ट्स। जो चीजें मिलते हैं उनको रिएक्टेंट्स बोलते हैं, जो ये बनाते हैं उसको प्रोडक्ट बोलते हैं। नाउ जब ये रिएक्टेंट मिलके प्रोडक्ट बनाएंगे, अगर यहां से 2 या 3 चीजें मिली, कितनी भी चीजें मिली, जितना मास इस साइड होगा, रिएक्टेंट साइड में जितना मास होगा, जब ये आपस में मिलेंगे प्रोडक्ट बनाएंगे, उतना ही मास इस साइड पे भी होगा। सो दैट मीन जब भी रिएक्टेंट आपस में मिलेंगे प्रोडक्ट बनाएंगे, जितना मास रिएक्टेंट्स का होगा उतना ही प्रोडक्ट्स का होगा। एक एग्जांपल मैं ले लेता हूं। फॉर एग्जांपल कैल्शियम कार्बोनेट, ये हमें कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, ठीक है। जितना मास रिएक्टेंट्स का होगा उतना ही प्रोडक्ट्स का होगा। सो देखो इस साइड लेफ्ट हैंड साइड में ये है, तो ये क्या है? रिएक्टेंट। रिएक्टेंट एक भी हो सकता है, बहुत सारे भी हो सकते हैं। प्रोडक्ट एक भी हो सकता है, बहुत सारे भी हो सकते हैं, क्योंकि हमारे पास केमिकल रिएक्शंस की टाइप्स है, कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, आगे चल के आप इंशाल्लाह जरूर पढ़ोगे। तो रिएक्टेंट और ये क्या है? प्रोडक्ट। एंटोन लेवाइजर बोलता है जितना मास रिएक्टेंट्स का होगा उतना ही प्रोडक्ट्स का होगा। फॉर एग्जांपल अगर कैल्शियम कार्बोनेट मैंने 100 ग्राम लाया, तो यहाँ पे इसके 56 ग्राम होंगे, इसके 44 ग्राम होंगे। तो जब मैं दोनों को ऐड करता हूँ, ये टोटल 100 ग्राम आता है। दैट मीन जितना मास रिएक्टेंट्स का था उतना ही मास प्रोडक्ट्स का था। दैट मीन मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू द मास ऑफ प्रोडक्ट। जितना मास मैंने यहां से दिया था उतना वहां से मुझे वापस भी आया। सो मास जाया नहीं हुआ, मास डिस्ट्रॉय नहीं हुआ। मास कैन नाइदर बी डिस्ट्रॉयड नॉर क्रिएटेड, ना कोई नया मास एडिशनल कोई चीज आई नहीं। 100 ग्राम यूज किया था, 100 ग्राम ही वापस आया। कोई एक्स्ट्रा ग्राम या एक्स्ट्रा मास वहां से मिला नहीं मुझे। जितना मास मैंने यहां से दिया उतना ही वहां से आया। ना कुछ खत्म हुआ, ना कुछ एक्स्ट्रा बन गया। जितना मैं यहां से दिया था रिएक्टेंट, प्रोडक्ट्स में भी उतना ही आया। मास ऑफ रिएक्टेंट्स इज इक्वल टू द मास ऑफ प्रोडक्ट्स। दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अगर हमें सिंपली स्टेट करना है, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड इन ए केमिकल रिएक्शन। एक केमिकल रिएक्शन में न मास क्रिएट होता है न डिस्ट्रॉय होता है। मास बराबर, जितना रिएक्टेंट्स का मास होता है उतना ही प्रोडक्ट्स का होता है। फर्दर विल बी डिस्कस्ड इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट वीडियो। प्लीज अगर आपको कोई भी क्यूरी हो या कुछ भी हो तो प्लीज आस्क मी इन द कमेंट्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।